हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी और किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के दौरान अटेन हो रहे इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन के दौरान अटेन हो रहे इक्विलिब्रियम को हम दो केसेस में पढ़ेंगे। पहला केस है जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करके शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं। यदि हम वाटर लें, वाटर में शुगर को डिसॉल्व करें, धीरे धीरे हम वाटर में शुगर का अमाउंट बढ़ाते जाएं और एक समय ऐसा आ जाता है जब हम और शुगर को वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब इस केस में बने सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम इसमें और शुगर डिसॉल्व करते हैं तो यह वापस प्रेसिपिटेट होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के, और सॉल्यूशन में शुगर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर भी एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जिसे हम सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में सैचुरेटेड कंडीशन पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व कर सकते हैं उसे ही हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी की हेल्प से हम यह बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या नहीं। यदि किसी कंडीशन पर सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड अमाउंट सॉल्युबिलिटी से कम आता है तो हम सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहते हैं। यहाँ पर हम और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड अमाउंट सॉल्युबिलिटी के इक्वल आता है तो हम कहते हैं सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, और यहाँ पर हम कोई और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। यदि किसी भी इंस्टेंट पर सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड अमाउंट सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा होता है तो हम सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस कंडीशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज होकर सॉल्यूशन से बाहर प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। किसी भी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के साथ साथ सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी लिक्विड में बढ़ती या घटती है। चलिए अब हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम CO2 गैस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यदि हम CO2 गैस को वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें एक्वस CO2 मिल जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कुछ गैस मॉलिक्यूल्स यदि लिक्विड के अंदर आ रहे हैं तो वहीं कुछ गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी गैस और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज़ करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिससे वो बड़ी आसानी से लिक्विड से स्केप कर जाते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, यदि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिनके कारण इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसी को ही हम हेनरीज लॉ के नाम से भी जानते हैं, जो कि यह कहता है कि किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के लिक्विड में मोल फ्रैक्शन के। तो यदि हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं।
और हमें एक्सप्रेशन मिलता है प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करें तो वह एटीएम आती है। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हम हेनरीज लॉ को और डिटेल में समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ गैसेस दे रखी हैं और उनके हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कि एचटीपी पर इनमें से कौन सी गैस वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आंसर है मीथेन गैस। सिंस हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल होता है हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो हम बोल सकते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा प्रेशर बाई हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हेनरीज कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, वहीं अगर गैस का हेनरीज कांस्टेंट कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में मीथेन की हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम थी, तो इसीलिए एचटीपी पर यह सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा।